हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर में लेक्चर नंबर फर्स्ट मैंने करवा दिया, जिसमें इशू ऑफ डिबेंचर का कॉन्सेप्ट बताए, उसके टाइप्स बताए और इशू ऑफ डिबेंचर जब कैश के लिए करते हैं तो क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं वो बताई। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज का लेक्चर नंबर है सेकेंड, इशू ऑफ डिबेंचर का लेक्चर नंबर सेकेंड। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। ए लिमिटेड इशू 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% पेबल एज फॉलोज। ओके, सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर है 10,000। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ डिवेंचर, अपन यहीं भी लिख सकते हैं। चलो आगे एंट्री बना देंगे। यहां पर क्या गिवन है, सो हमको दे रखे हैं 10,000 10% डिवेंचर। व्हाट इज 10%? 10% इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 10,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। ये कितने रुपए का है? 100 रुपए का। और प्रीमियम कितना है? 5% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। सो ये हो गया नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है। ओके, और ये क्या है? 100 रुपीज, ये फेस वैल्यू। ओके, और ये 5% क्या है? प्रीमियम है, वो लिखा हुआ ये प्रीमियम है। 5% किसका? फेस वैल्यू का। तो 100 का 5% करोगे तो आएगा 5 रुपीज। सो 5 रुपीज इज अ प्रीमियम। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज इंटरेस्ट रेट ऑफ डिवेंचर, जो डिवेंचर होल्डर को पे किया जाएगा रिटर्न ऑन के लिए। ओके, ठीक है, यहां तक हमको दे रखा है। नेक्स्ट आगे, अब ये जो 105 रुपए मंगाने हैं ना, 100 रुपीज फेस वैल्यू के और 5 रुपीज प्रीमियम के, टोटल 105 रुपीज आएंगे। कहां से आएंगे? डिवेंचर होल्डर से आएंगे, जब उनको डिवेंचर इशू करेंगे। तो ये डिवेंचर होल्डर से जो आएंगे ये कैसे आएंगे? तो इसमें लिखा हुआ है 10 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितने मंगा रहे हैं? 10 रुपए। तो यहां देखिए एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं 10 रुपीज। ओके, एंड 20 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। ये देखो ऑन अलॉटमेंट अलोंग विथ प्रीमियम, यानी कि 20 के अंदर 5 रुपीज प्रीमियम के भी शामिल है। हमने शेयर वाला चैप्टर कर रखा है, इशू ऑफ शेयर वाला, और उसमें मैंने बताया था अगर अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ हो तो प्रीमियम को अलग कर दो। तो यहाँ पर 20 में से 15 रुपीज तो अलॉटमेंट के हैं, फेस वैल्यू के 5 रुपीज प्रीमियम के हैं। टोटल अलॉटमेंट पे आएंगे 20 रुपीज। ओके, ठीक। आगे लिखा हुआ है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और बाकी का जो बैलेंस है वो किस पे आएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दोनों साथ में मंगा रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बैलेंस कितना? तो देखो फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? 105 मत लिख देना, प्रीमियम वैसे ही मैंने अलग कर लिया है। तो फेस वैल्यू है 100। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज फेस वैल्यू है। अब यहां पर हम ओनली कितने मंगा रहे हैं? यहां पर आप देखोगे तो 15 रुपीज एक और 10 रुपीज एक हो गए 25। तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 75 रुपीज। बहुत ज्यादा मंगा रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। नहीं, अब क्या कर सकते हैं, मंगा रहे हैं तो मंगा रहे हैं। ओके, आगे दे रखा है The debenture were fully subscribed and all money was duly received. Record necessary journal entry and also show how the amount will appear in the balance sheet. देखो बैलेंस शीट बनानी मैंने सिखाई थी आपको, तो उसमें कैसे अपीयर करेंगे वो भी बताना है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, जो इनको इशू करने की जनरल एंट्रीज हैं वो भी आपको करनी है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं, और उसके बाद बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जनरल का ये रहा फॉर्मेट, यहाँ पर, ठीक है। ओके जी, यहां आ जाएगा आपका डेट, LF, वही डेबिट एंड क्रेडिट। सो जनरल डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। सबसे फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगा रहे हैं हम? 10 रुपीज मंगा रहे हैं। देखो कितने डिवेंचर से? 10,000 डिवेंचर से। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज तो आ गए भैया हमारे एप्लीकेशन पर, और हम यहां पर क्या लिख देंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड। ओके, ये होगी नरेशन। सेकंड एंट्री आपको पता ही है, सेकंड एंट्री हो जाएगी ये जो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन हमने क्रेडिट किया है, इसको हम कर देंगे डेबिट
ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। और इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, 10% डिबेंचर अकाउंट में। तो यहाँ आ जाएगा टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना होगा ये, 1 लाख का 1 लाख, और कितना, पूरा 1 लाख होगा। यस, फिर उसके बाद में यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये हो गया हमारा प्यारा सा नरेशन। तो ये हो गया हमारी एप्लीकेशन की एंट्री, नो प्रॉब्लम। सेकेंड में आपको पता है अलॉटमेंट की एंट्री में ड्यू की एंट्री पहले होगी, ठीक है। तो यहां पर हम एंट्री कर देंगे 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ओके, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, यस प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं हम, अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम भी मंगाएंगे। और प्रीमियम क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारे लिए बेनिफिट है। टू 10% हमारे लिए मतलब यहाँ पर कंपनी के लिए, अपने आप को डिबेंचर होल्डर या शेयर होल्डर कभी मत मानना, अपने आप को कंपनी करना मानना, क्यों, हम कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर 10,000 शेयर है वही, और फेस वैल्यू जो है वो डिबेंचर में आ जाएगी, कितनी है 15 रुपीज़, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम कितना है 5 रुपीज़, और अगर टोटल अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा 20,000 रुपीज़। तो यहाँ आ जाएगा 50,000, और यहाँ आ जाएगा 1,50,000, और यहाँ पर 20 नहीं 2 लाख, सॉरी 2 लाख यहाँ आ जाएगा। सर ये अमाउंट कहाँ से लिया, यहाँ से लिया बेटा, ये देखो 15,000 फेस वैल्यू तो डिबेंचर में चली गई, 5% प्रीमियम में चला गया, टोटल 20%, 20 रुपीज़ जो है वो अलॉटमेंट में आ गए, ठीक है, ओके। यहाँ पर हम लिख देंगे अलॉटमेंट क्या हो गया, अलॉटमेंट ड्यू विथ 5% प्रीमियम या 5 रुपीज़ पर डिबेंचर। अब क्या होगी, बैंक की एंट्री होगी। बैंक की एंट्री में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और सभी लोगों ने टाइम पे अपना पैसा पे कर दिया, तो हम यहाँ लिख देंगे टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट, ओके। कितने से 2 लाख रुपीज़ आने चाहिए थे, और 2 लाख पूरे के पूरे बैंक में आ गए हैं, कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। यहाँ लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम, प्रीमियम के साथ में अलॉटमेंट मनी क्या हो गई, रिसीव्ड हो गई, ओके। नेक्स्ट हम कर रहे हैं 5th नंबर। 5th नंबर में देखिए एंट्री नंबर 5 किसकी हो जाएगी, अब फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल की साथ में, वो कितना है 75 रुपीज़, दोनों को साथ में मंगा रहा हूँ। क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ नहीं है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है, तो फिर साथ में ही सही रहेगा। तो हम यहाँ कर देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। अब इसमें तो प्रीमियम वगैरह है नहीं, ठीक है। कितना है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 75, सो ये हो जाएगा 7.5 लाख रुपए, यस। और यहां हम लिख देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई ड्यू। अब होगी बैंक की रिसीव करने वाली 6th नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो डेबिट है ये क्या हो जाएगा क्रेडिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना 750। अब इसको हम 750 पूरा ही रिसीव हो गया ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और यहाँ लिख देंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब मेन ये एंट्री तो बहुत इजी थी, आपको शायद अगर 12th में अच्छे से पढ़ी हो तो आपको समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। और बट अब हमको इसको दिखाना है कि इसको बैलेंस शीट के अंदर, अब बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट, सर फॉर्मेट आपने सिखाया है, बिल्कुल मैंने उस फॉर्मेट का, बैलेंस शीट के फॉर्मेट का पूरा एक लेक्चर अपलोड किया है, उसमें बैलेंस शीट मैंने समझाई थी। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिए जाकर के, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो अभी नई प्लेलिस्ट बनाई है ना उसमें मिल जाएगा। अब इसमें वैसे 2 साल का कॉलम बनता है, लेकिन हमारे पास डेटा ओनली करंट ईयर का ही है, प्रीवियस ईयर का है नहीं, सो हम अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। एक यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट, और ऊपर कंपनी का नाम आ जाएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है, किस कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, पर्टिकुलर, ये आ जाएगा सीरियल नंबर, यहाँ आ जाएगा रुपीस, ओके।
अब यहाँ पर जो फर्स्ट साइड होती है उसको बोलते हैं, फर्स्ट हेड जो होता है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट नंबर होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, थोड़ा सा फॉर्मेट बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बताऊंगा। इसके अंदर शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद लिख देना। फिर यहाँ आ जाता है एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, और थर्ड नंबर आ जाता है हमारा, ये काम का है, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये इस क्वेश्चन में काम का है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और इसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये काम का है हमारे, ठीक है, क्योंकि जो डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं उसकी फेस वैल्यू यहीं आएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगी। बी नंबर डेफर्ड टैक्स एसेट्स होता है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। और सी नंबर जो है अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग आती है, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग या नॉन करंट लायबिलिटी। और डी नंबर आता है, इसमें आपको पता हो तो शॉर्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, है ना, ओके, ठीक है, ये बैलेंस शीट आपको याद होगी। फोर्थ नंबर आ जाता है फिर करंट लायबिलिटीज़, अब वो मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, इसमें भी 4 पॉइंट आते हैं ABCD, और इस तरीके से हमारी लायबिलिटी साइड खत्म हो जाती है। तो आइए पहले हम लायबिलिटी साइड में शो कर देते हैं। लायबिलिटी साइड में क्या शो होगा, एक तो हमारे जो डिवेंचर होते हैं वो हम कहाँ शो करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, और क्या शो करेंगे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कितने नंबर ऑफ डिवेंचर, यहाँ लिखना नहीं होता है लेकिन मैं फिर भी कैलकुलेशन लिख रहा हूँ आपके लिए। 10,000 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू कितनी है 100, प्रीमियम को साथ में नहीं लेना है, तो कितने रुपए हो गए 10 लाख रुपीज़, तो ये यहाँ आ जाएंगे। तो सर इसको दिखाना कैसे होता है, इसके लिए ना नोट नंबर बनाना पड़ता है ना, नोट बनाना पड़ता है यहाँ पर। तो अगर नोट बनाना पड़े तो इस तरीके से बनाना होता है, बिल्कुल सिंपल है, वर्किंग नोट नहीं है, ये नोट्स हैं, ये बनाने पड़ते हैं। तो इसके ऊपर लिख दीजिए ये क्या है, किसका नोट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, और उसमें आप लिखेंगे 10% डिवेंचर्स जो इशू किए हैं, और 10,000 का है, और फेस वैल्यू है 100, और कितना हो गया ये हो गया 10 लाख रुपीज़। और फिर इस नोट्स की जो टोटल है, हाँ, ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाती है, ये इसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। क्या सर ये बनाना जरूरी है, इसके मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, ये जरूरी होता है, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये फेस वैल्यू सर, लेकिन हमने डिवेंचर जो है वो प्रीमियम पे इशू की, तो प्रीमियम कहाँ चला जाएगा, प्रीमियम चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो क्या सर रिजर्व एंड सरप्लस का भी नोट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। वैसे प्रीमियम कितना अमाउंट आप नोट खुद बना लेना, 10,000 जैसा मैंने अभी बनाया ना, सेम रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे, लाइन आएगी, और सिक्योरिटी प्रीमियम, और ब्रैकेट में लिख देना फॉर इशू ऑफ 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 5% प्रीमियम पर शेयर। तो यहाँ पर 5 रुपीज़ पर शेयर है, तो ये हो जाएगा 50,000 रुपीज़, तो यहाँ आ जाएंगे 50,000 रुपीज़, बस, और कहीं इसको शो नहीं करना होता है। ये हमारी लायबिलिटी साइड की टोटल हो गई। आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे, वो मैं एंड में आपके क्लियर करूँगा। तो ये हो जाएगा 10,50,000 रुपीज़, ये टोटल हो गई। लेकिन हमको इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी तो दिखाना पड़ेगा। सर डिवेंचर्स को एसेट साइड में कैसे दिखाएंगे, वो तो एक तरह का लोन है, हाँ बिल्कुल है, उसको नहीं दिखा सकते हम एसेट साइड में। तो सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, अभी बताता हूँ। देखो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नंबर, वो आ जाएगा हमारी एसेट्स, ठीक है। एसेट्स में एक होती है नॉन करंट एसेट, उससे हमको अभी कोई लेना देना नहीं है, नॉन करंट एसेट्स, उसमें बहुत सारी होती हैं। फिर आपकी फिक्स एसेट्स होती है, फिर फिक्स एसेट्स के अंदर 4 होती हैं, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं आता हूँ सीधा करंट एसेट्स पे। सर क्यों आ रहे हो करंट एसेट्स पे, अभी बताता हूँ। देखो करंट एसेट्स पे, और आपको एग्जाम में ये पूरा बनाना है कि नहीं बनाना है वो भी बताता हूँ। करंट एसेट्स के अंदर एक लास्ट वाला होता है, सेकंड लास्ट होता है, वो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यस, है ना, ई या एफ नंबर होता है, ये ई नंबर होता है शायद, हाँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो है ना, हमको ये बताना है कि कितने रुपए आए हमारे पास टोटल। तो देख लो पहले बैंक की टोटल कर लो। बैंक में यहाँ 1 लाख रुपए, ओके। फिर बैंक में यहाँ कितने आए 2, तो 1 और 2 कितने हो गए 3 लाख, और बैंक में आए फिर यहाँ 7.5, तो 3 और 7 हो गए 10, और 50 ऊपर, तो 10,50,000 रुपीज़ आए, यस। कहाँ आए, बैंक में आए, तो वो हम यहाँ लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 10,50,000। आप चाहो तो इसका भी नोट्स बना के दिखा सकते हो। अब देखो एसेट साइड में कितने आए, 10,50,000 टोटल हो गए, आया समझ में। तो एसेट एंड लायबिलिटी बराबर हो गया, यानी कि पैसा जो आया है वो तो दिखाना ही पड़ेगा ना एसेट्स के अंदर, यस। तो ये 10,50,000 रुपीज़, ये 1050। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अगर एग्जाम में बैलेंस शीट पूछी जाए तो क्या हमें पूरी बैलेंस शीट बनानी है, नहीं, जैसा मैंने बनाया है ऐसा बना सकते हो आप। अब यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस था इसलिए मेरे को शेयर होल्डर फंड बनाना पड़ा, तो यहाँ पर लिख देना बस 100 शेयर कैपिटल, बस, ओके। बाकी सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने करंट लायबिलिटी नहीं लिखी, हेडिंग लगा के छोड़ दी। हाँ अगर टाइम बचा हुआ है तो कर सकते हो, अगर टाइम ज़्यादा नहीं है तो जैसा मैंने आपको यहाँ शो किया ना, बस जो हेड है हमारे काम की, जिसमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो हेड्स हैं वो ज़रूर बनाने हैं, उसमें अमाउंट लिखना है बस। बाकी जैसे मैंने यहाँ पर देखो आप
एसेट्स में नॉन करंट एसेट हेडिंग डाल दी, उसके अंदर का नहीं लिखा, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर मैटर नहीं करता है। हमको तो शो करना है कि डिबेंचर इशू करने पर इसका इफेक्ट कहाँ जाता है। एक तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर जाता है, और प्रीमियम पे इशू किए हुए रिजर्व सरप्लस के अंदर जाता है, और डिस्काउंट पे इशू किए हुए होते तो उस डिस्काउंट को मैंने एक एफ पॉइंट यहाँ आता है, करंट एसेट्स के अंदर आता है एफ पॉइंट, जो होता है आपका अदर करंट एसेट्स, उसके अंदर वो जाता है इशू ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। उसका भी रीजन है, वो फिक्टिशियस एसेट्स होती है और धीरे धीरे उसको हमको राइट ऑफ करना पड़ता है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म में राइट ऑफ करना पड़ता है, इसलिए उसको यहाँ एसेट साइड में दिखाते हैं। लेकिन प्रीमियम पे इशू किए हैं तो फिर वो रिजर्व सरप्लस के अंदर चला जाएगा। ओके, डिस्काउंट को रिजर्व सरप्लस में से माइनस मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।